गणित एक ऐसा विषय है जिसे जितना आप मनोरंजन के साथ पढ़ते हैं उतना ही आपको यह आनंद देता है। मैथ्स का पहला अल्फ़ाबेट एम से शुरू होता है और एम से ही म्यूजिक यानी कि संगीत की शुरुआत होती है और इन दोनों का आपस में बड़ा ही खूबसूरत ताना बाना है। फिलहाल मैं इन गहराइयों से बाहर आते हुए एक खूबसूरत गीत से आपको झंकरित करने जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग मैथ्स के क्षीर सागर में साथ मिलकर डुबकी लगाएंगे। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। कोठे उत्ते बैठे अखियां मिलाਉਂਦੇ ना जाना हमें तू कभी छोड़ तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा मिलेगा तुझे ना कोई और तू भी आ सबको छोड़ के तू भी आ सबको छोड़ के मेरी अखियां जो हंजूर दे अखियां जो हंजूर दे पानी दा रंग देख के पानी दा रंग देख के पानी दा रंग देख के मेरी अखियां जो हंजूर दे। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने लेक्चर सीरीज M117 में। मैथमेटिक्स के साथ साथ ऐसे ही 2-3 और शानदार धुन सुनने के लिए, गानों को सुनने के लिए आप अंत तक इस लेक्चर में बने रहें। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब एक बार M111 से M116 यानी कि M111 से M116 तक के मेरे पुराने लेक्चर्स का ज़रूर पुनर्लोकन करें। प्लेलिस्ट में जाएं, ओपन करें फोल्डर मैट्रिसेस से रिलेटेड, वहाँ पे ये सारे आपको 6 लेक्चर्स पुराने मिल जाएंगे। यह लेक्चर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर आधारित है जो क्लास 7th या 8th में हम लोगों को अलजेब्रा में पढ़ाया गया था, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक नया टेक्निक आज हम लोग यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ 3 चुनिंदा प्रश्न भी लेंगे जिन्हें आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इससे जुड़े रिजल्ट्स और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल बहुत कुछ क्लियर कर देगा। मान लीजिए आपने ले रखा है x + 2y + 3z = 6, आपने ले रखा है x - y + 2z या 3z = 9 और आपने ले रखा है 3x + 2y + 5z = 20। ऐसा अगर आपने कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ले रखा है तो यहाँ पे 1, 2, 3 इक्वेशंस को लिए गए हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सिस्टम है जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिए गए हैं और लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म में इसलिए है क्योंकि सारे वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे कि इसको हम लोग अगर चाहें तो मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट क्या है, 1, 1, 3 है। अगर आप देखोगे तो 1, 1, 3 x के कोएफिशिएंट है। y को अगर देखोगे तो 2, -1 और 2 है। इस तरह से z के अगर कोएफिशिएंट को आप चेक करोगे तो 3, 3, 5 है। इसके साथ ही जो वेरिएबल है इससे एसोसिएटेड वो x, y, z है। ठीक है जी। राइट हैंड साइड कांस्टेंट अगर देखोगे तो 6, 9, 20 है। इस तरीके से अगर कोई भी चाहे तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता है। जहां आपने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, अब आप वेरीफाई करना चाहो तो वापस इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आपको वापस वो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऊपर के तीनों इक्वेशंस मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप चाहो तो आप मान लीजिए नाम देना चाहें a, इसको x, इसको b कह के पुकारा जा सकता है। अगर हम इस a और b को क्लब कर दें, यानी कि हमने क्या किया, a को क्लब कर दिया b के साथ। a क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसको a से डिनोट किया गया है। b क्या है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इन दोनों को अगर आप क्लब कर दोगे तो एक नया मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट करते हो इस तरह से, जिसका नाम c दे दो। ये c जो होता है, इस c को हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर कोई पूछता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो भाई ए और बी को क्लब कर देंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी बन जाएगा।
ये बड़ा छोटा सा फलसफा था इसके साथ जुड़ा हुआ। जहाँ सी बनेगा आपको फिर क्या करना है, पीछे के मेरे पुराने जो लेक्चर्स हैं उसके अनुसार इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन को निरंतर इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आपने एक्लॉन मेथड में किया, एक्लॉन मेथड भी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक्लॉन मेथड की तर्ज पे आपको इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगातार लगाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आप लगाते हो तो ये सी जो है इसका एक रिड्यूस्ड फॉर्म आपको मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। उस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को देख के हमारा कुछ प्रेडिक्शन होता है। हमारा क्या होता है, कुछ प्रेडिक्शन होता है। ये प्रेडिक्शन जो होता है वो किस तरह का होता है उसको हम लोग ऊपर देखते हैं। इस प्रेडिक्शन पे आधारित कुछ रिजल्ट यहाँ पे हैं। अब दो तरह के सिस्टम होते हैं, जैसा कि पहले लाइन में लिखा है। एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम, Ax इजिकल टू बी। जैसा कि अभी आपने देखा, इसको हम लोग ने Ax इजिकल टू बी के फॉर्म में लिखा था। तो ऐसा सिस्टम जिसमें राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ आपके नॉन जीरो वैल्यूज होते हैं। नॉन जीरो वैल्यूज, एक हो, दो हो, तीन की तीनों हो, नॉन जीरो वैल्यूज अगर होते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ये सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम है किसका, लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है ना। लेकिन खुदा न खास्ता आपने राइट हैंड साइड में सब जगह जीरो 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 कर दिया, तो हमें जो सिस्टम मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा। अब हमें जो सिस्टम मिलेगा वो Ax, लेकिन इधर की तरफ सब जीरो है तो Ax इजिकल टू जीरो मिल जाएगा। जीरो क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनिटी कैसी मिल रही है, राइट हैंड साइड सब यूनिफॉर्मली जीरो है, तो होमोजीनिटी मिल रही है यहाँ पे। तो ऐसे सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो दो तरह के इक्वेशंस आपको मिल सकते हैं प्रॉब्लम में। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस साइड में, और एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना। पहले हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को समझते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट होगा अगर रैंक ए का जो है रैंक सी के बराबर होगा। रैंक ए क्या होगा, रैंक सी के बराबर होगा। ठीक है जी। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ आपको एक्स वाई जेड जो अननोन्स हैं, एक्स वाई जेड, इनकी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, आपको जेड की वैल्यू मिलेगी। हो सकता है आपको एक्स वाई जेड की सिर्फ एक ही वैल्यू मिले, यानी कि आपको यूनिक ट्रिपलेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, यूनिक ट्रिपलेट, यानी सिर्फ एक सेट ऑफ वैल्यूज आपको मिल रही है एक्स वाई जेड की। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन मान लीजिए आपको एक्स वाई जेड के कई वैल्यूज मिलते हैं, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और कुछ और भी मिल रहा है। ऐसे तमाम आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन दोनों ही केसेस में दोस्तों हम लोग को सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, यानी कि जो हमारा सिस्टम है ना, यानी जो हमारा सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम है, अगर वो सॉल्यूशन दे रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देने वाला सिस्टम, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देने वाला सिस्टम। लेकिन आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखें। मान लीजिए हमने लिख दिया x प्लस वाई इजकल टू 7 और x प्लस 2 वाई इजकल टू 10। तो अगर आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको x और y की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन देने वाला सिस्टम। ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जो सोल्यूशन ही ना दे। तो बल्कि हम यहाँ पे इसको मेंशन कर दें, कंसिस्टेंट आपने लिखा है, दूसरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, आपने इसको देख लिया। इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा जब आपका रैंक जो होगा वो इक्वल ही ना हो सी के। अब ये सी क्या है, ये क्या है, इसको समझने के लिए वापस हम अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को देखोगे तो ए जो आपका है, ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स ए कहलाता है। ये मैट्रिक्स क्या है, आपका ए मैट्रिक्स है। और सी क्या है, जो आपने ए और बी को क्लब करके बनाया है, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स सी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यही ए और सी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके सारे रिजल्ट को लाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप पाते हो क्या कि रैंक ए का निकाल लेते हैं हम लोग एक्लॉन मेथड से, और रैंक सी का निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है।
सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने जिक्र किया कि कंसिस्टेंसी दो तरह के यहाँ पे पॉसिबिलिटी को जन्म देती है। पहला क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए रिजल्ट क्या कहता है, रैंक ए तो रैंक सी का इक्वल होगा क्योंकि इसी का सब ब्रांच है यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट का ही ब्रांच है। तो रैंक ए तो रैंक सी के इक्वल होगा और ये एन के बराबर हो जाए। ये एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि मेरे प्रश्न में नंबर ऑफ अननोन्स क्या थे, एक्स वाई जेड, 3। अगर ये 3 के बराबर हो गया हमारे पर्टिकुलर केस के अनुसार तो आपस में तो बराबर है, साथ ही साथ नंबर ऑफ वेरिएबल्स या अननोन के भी बराबर हैं। तो ये हम सीधे कह देंगे, हमारा प्रेडिक्शन होगा कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है जी। अब मान लीजिए रैंक ए रैंक सी के तो बराबर है क्योंकि कंसिस्टेंसी का ये कंडीशन है नेसेसरी। तो रैंक ए तो रैंक सी के बराबर है, लेकिन ये रैंक जो आया ना वो लेस है नंबर ऑफ अननोन्स के, वो लेस है नंबर ऑफ अननोन्स के। तो ये आपको सिस्टम जो होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ये इस बात के लिए पक्का हो जाता है। यानी कितना मैजिकल ये टूल है रैंक, कि कितना शानदार आपको रिजल्ट दे दे रहा है बिना सॉल्व किए। आप रैंक निकालते हो, कंपेयर करते हो और उसको कंपेयर करते हो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और एक के रैंक से, और फिर उसको कंपेयर कर देते हो आप नंबर ऑफ अननोन से। आप तुरंत बता देते हो यूनिक या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। अब मान लीजिए वापस आते हैं अपने दूसरे सब ब्रांच पे। दूसरा सब ब्रांच था इनकंसिस्टेंट। अगर रैंक ए जो आपने निकाला वो रैंक सी के बराबर ही नहीं है तो खेल यहीं पे ख़त्म। हम सीधे कहेंगे सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सी जो बनता है वो ए और बी से बनता है, और बी यहाँ पे 0 होता है यानी नल मैट्रिक्स होता है। तो बी का कोई रोल ही नहीं है। आप अगर सी बनाने की कोशिश भी कर रहे हो तो ए और बी से बनता है, बी तो 0 ही है यानी नल मैट्रिक्स है। तो जो ए का रैंक होगा वही सी का रैंक होगा, यानी सी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी अगर सी ही नहीं है तो हमेशा रैंक ऑफ ए तो अपने खुद के बराबर होगा ही। ठीक है जी, क्योंकि रैंक ए का जो होगा वो हमेशा रैंक सी के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी होती है होमोजीनियस में कि आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सी का कुछ अलग होने वाला नहीं है रैंक, तो हमें हमेशा कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। अब अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो यूनिक आपको मिलेगा, या तो आपको यूनिक मिलेगा, या तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक के लिए एक दूसरा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन मिलेगा? ट्रिवियल सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का ही दूसरा नाम हो गया ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि अगर होमोजीनियस सिस्टम को आप सॉल्व करोगे और यूनिक सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन सिर्फ एक तरह का होगा, और वो होगा x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, अगर z वहाँ पे है तो z भी 0। यानी कि इसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। भाई ऑब्वियस है, 0 0 0, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। 0 0 0 के अलावा भी कई और आपके अनगिनत सोल्यूशन होंगे जो 0 0 0 से हटके हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन देता हुआ आपका सिस्टम। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दूसरा इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे ज़्यादा जो पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है वो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इनफाइनाइट के लिए सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे हम, और यूनिक के लिए सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग रैंक ऑफ ए की। रैंक ऑफ ए अगर एन के बराबर है तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन हो जाएगा। देखिए केवल सी को ही तो हटाना है नॉन होमोजीनियस में से। अगर नॉन होमोजीनियस में से सी को हटा दोगे तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए एन के बराबर हो गया, ट्रिवियल सोल्यूशन। ऑटोमेटिकली आप सी को हटाओगे तो आप होमोजीनियस सिस्टम में पहुंच जाओगे। तो अगर किसी बच्चे को नॉन होमोजीनियस का रिजल्ट याद है तो होमोजीनियस में स्विच करना बहुत आसान होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन वो किसका सब्स्टिट्यूट है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, नॉन ट्रिवियल। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन नॉन होमोजीनियस में आप पकड़िए रिजल्ट को और उसमें से सी को हटा दीजिए। सी को हटाएंगे या स्किप करेंगे तो आपको रैंक ऑफ ए लेस देन एन आएगा, और वही रिजल्ट आप होमोजीनियस में यूज कर दीजिए तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन आ जाएगा। ठीक है ना। जब आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो एक और शानदार रिजल्ट है जो कि आपको थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट में ले जाएगा। डिटर्मिनेंट में अगर हम जाते हैं और अगर हम कहते हैं रैंक ऑफ ए लेस देन एन है, रैंक ऑफ ए लेस देन एन का मतलब है कि कोई ना कोई रो के सारे एलिमेंट 0 रहे होंगे, कोई ना कोई रो के सारे एलिमेंट 0 रहे होंगे। जैसे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आप इसको यूँ समझिए कि अगर कोई आपने मैट्रिक्स को रिड्यूस किया और वो मैट्रिक्स आपका आ गया 0 1
3 0 0 0। तो इसका रैंक अगर हम कहें ये ए है तो इसका रैंक हम क्या कहेंगे 2 कहेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लास्ट रो पूरा का पूरा 0 है। तो अगर 3 ना आके 3 से लेस आ रहा है, रैंक ऑफ ए क्या है? लेस देन 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई रो पूरा का पूरा 0 होगा। एक या दो रो हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे केस में अगर हम इसी ए का आपको डिटर्मिनेंट कह दें निकालने को, तो सीधी सी बात है, क्योंकि एक रो 0 है पूरा का पूरा कम से कम, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आनी ही आनी है। यानी जब भी रैंक ऑफ ए n से लेस होगा, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रैंक ऑफ ए लेस देन n है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये एक डिटर्मिनेंट के टर्म में भी रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। और अगर ये रैंक जो है पूरे के पूरे n के बराबर हो जाए, पूरे के पूरे n के बराबर हो जाए, यानी लास्ट वाला रो जो है ना वो भी आपका 0 नहीं है, उसमें कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, मान लीजिए ये 1 है, तो इसका रैंक अगर हम कहेंगे तो इसका रैंक क्या है? 3 है। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा? इसका नॉट इक्वल टू 0 निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे को वैल्यूज को पूरे के पूरे रो को पूरी तरह से एग्जॉस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है। अगर इक्वल टू n रैंक आ रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से हम लोग रिजल्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जो प्रश्न है यहाँ पे ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें x + y + 2z, आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं x, y, z और w, 4 वेरिएबल्स लिए गए हैं, x, y, z और w। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग स्कूल लेवल पे नहीं देखे थे जिसमें 4 वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है ना। वहीं पे आप दूसरा आप क्वेश्चन देखिए तो उसमें एक अननोन वेरिएबल लैम्डा भी अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ बैठा है। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखोगे तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े कोफिशिएंट्स x, y, z के लिए गए हैं, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ की हम लोग को जिक्र कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग सारे क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को ऑप्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या कहा आपको, जब भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को चेक करना है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहला काम आपको एक मैट्रिक्स सी बना लेनी है। सी कैसे बनता है? मैट्रिक्स सी जो होता है ना, वो ए को आप जब बी के साथ क्लब कर देते हो तो आपका मैट्रिक्स सी बन जाता है। अब यहाँ पे ए क्या है? ए मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का आप जो लेते हो उससे बना हुआ मैट्रिक्स होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 2 4, वाई का कोफिशिएंट है 1 3 5 और जेड का कोफिशिएंट है 2 -1 और 3। और बी जो है राइट हैंड साइड, अभी बी पे आने से पहले डब्लू साहब भी यहाँ छुप के बैठे हैं भाई साहब, और डब्लू का कोफिशिएंट है 1 -2 और 0, क्योंकि लास्ट रो में है ही नहीं है। और राइट हैंड साइड में आपके जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट वैल्यू है वो है 5 2 7। ये 5 2 7 जो है ये कॉलम मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक दोनों के बीच में फ़र्क हमें दिखे इसलिए डॉटेड लाइन से एक इनके बीच में हेयर लाइन डिफरेंस हम लगते हैं। हमें ए और बी सेपरेट दिखें इसलिए हमने डॉटेड लाइन से उनको अलग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग ने पीछे के लेक्चर में भी किया है। हम लोग देख रहे हैं R2 और R3 को हम लोग 0 कर सकते हैं, तो हम लोग R2 और R3 को 0 करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है या तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझमें खोया रहूं मैं, मुझमें खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, हाँ तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रह जाती है फूलों में, वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे छाए हो आँखों में, हुसाना तुम जो मेरा ख्वाब हो, हुसाना दिल क्यों न बेताब हो, कहूँ तो क्या कहूँ मैं क्यों दीवाना हूँ, तुम्हारे बारे में ही हर घड़ी में सोचता हूँ क्यों। निश्चित तौर पे आपने म्यूजिक का आनंद लिया होगा। अब आप देखिए इससे ज़्यादा और रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिडक्शन
मैंने अपने आप को बिल्कुल शांत कर रखा था यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का जितना भी हम लोग रैंक निकालने का मेथड है वो पीछे के लेक्चर में बहुत ही बखूबी डिस्कस किए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और वापस हम लोग ax इजिकल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या है 1 1 2 1 0 1 -5 -4 0 0 0 और ये 0। ठीक है जी। ये आपका क्या हो गया, ए साहब हो गए। और अगर आप सी को देख पा रहे हो तो सी तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, ये सी है। ठीक है जी। तो अगर हम आपसे पूछें कि ए का रैंक कितना आ रहा है, तो ए का रैंक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 2। वहीं पे रैंक ऑफ सी की अगर हम बात करें तो रैंक ऑफ सी आपको क्या दिख रहा है, रैंक ऑफ सी आपको दिख रहा है 3। तो रैंक ऑफ ए जो है ना, यहाँ पे रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये कैसा आपको मिलेगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था, इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट था। ठीक है जी। आप चाहो तो ये वाले स्टेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप यहीं पे अगर इस पोर्शन को हाइड कर दोगे, अगर आप इसको हाइड कर देते हो तो बाकी जो आपको दिख रहा है वो ए है। तो आप सीधे कह सकते थे रैंक ऑफ ए इजकल टू 2 है, और पूरे को अगर शो करते हो तो यहाँ पे रैंक ऑफ सी इजकल टू 3 है। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा था कि अगर रैंक ऑफ ए जो होता है रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं होता है तो ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं देगा, तो आपको सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो हमें ऊपर दिया गया था उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और ये सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे और हम लोग यहाँ पे सी को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सी हमारा है क्या, सी हमारा जो है वो हमेशा ए और बी को मर्ज करके बनता है, क्लब करके बनता है। तो वापस हम लोग ए लिख लेते हैं। ए आपका 2 1 3, बिल्कुल। जब आपने ये लिख लिया तो फिर से हमें क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है रैंक के लिए, इसको रिड्यूस फॉर्म में लाना है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये 1 जो है वो 1 साहब दिख जा रहे हैं, तो 1 को क्यों ना फर्स्ट रो में ले लें। R1 इंटरचेंज विथ R2 कर दीजिए और 1 साहब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। R2 को आप R1 को आप R2 में ला दो और R3 में कोई बदलाव नहीं है, तो R3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है जी। बिल्कुल। जहाँ ये होता है ना तुरंत बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगा। R2 और R3 को जीरो करने के लिए आपको फार्मूला लिखना है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1। फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, ये सारा चीज़ पीछे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग अगर इसको करते हैं सॉल्व, तो फर्स्ट रो में कोई भी बदलाव नहीं है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम लोग सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। R2 में जो चेंजेस आ रहे हैं R2 माइनस 2R1 आ रहे हैं, तो R2 माइनस 2R1, R1 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो और आप R2 में ऐड कर दो, तो 0 हो गया, माइनस 10 हो गया, ये आपको माइनस 7 दे देगा। आप माइनस 14 में अगर करोगे तो माइनस 10 मिल जाएगा। आप माइनस 30 करोगे और 11 ऐड करोगे तो माइनस 19 मिल जाएगा। वैसे ही R3 में आपको क्या करना है, R3 में R1 में माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना है और जो भी आता है उसको R3 में ऐड कर देना है। तो आपकी पारी माइनस 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है हम लोगों को, तो इसको माइनस 3 कर देते हैं, तो ये साहब तो 0 हो जाएंगे। माइनस 15 हो जाएगा जो कि माइनस 4 को दे देगा यहाँ पे, और ये माइनस 21 जो होगा वो माइनस 8 को ला देगा यहाँ पे, और ये जो है माइनस 45 जो है वो माइनस 20 को ला देगा। कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अब अगर आप देखिए थोड़े से फॉर द सेक ऑफ सैनिटी और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट, आप चाहो तो लास्ट वाले रो को यानी R3 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो और -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप तमाम तरीके से कर सकते हो, उसमें से ये एक तरीका है जो आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड वाले को आप ऐसे ही रहने दो, -7 -10 -19, और लास्ट वाले को हमने क्या कहा, लास्ट वाले को हमने ब्लैक कलर से दिखाने हैं, तो इसको हमने 0 1 2 और 5 कर दिया। ये पीसफुल बैरियर के रोल में रहेगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग R1 माफ़ कीजिएगा R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं और ये R1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दिस इज़ व्हाट 15, और ये साहब हो जाएंगे 0 1 2 और ये 5। ठीक है जी। और यहाँ पे हो जाएगा 0 -7 -10 और -19। ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे ख्याल से। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे होंगे कि फिर से बम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं। बम्बार्डमेंट कैसे होगा देख लीजिए। R3 को 0 करना चाहते हैं तो R3 को R2 के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लिख सकते हैं R3 + 7 R2
7 R2, तो 1 5 7 और ये एक बीच में झरोका लगा देते हैं और इधर 15 को रहन देते हैं। R2 में कोई बदलाव नहीं है, 0 1 2 ही रहन देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। R3 में क्या करना है, 7 टाइम्स R2 करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 14 4 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर इसको करते हो तो ये हो जाएगा 35 और ये मेरे को तो 16 दिख रहा है भाई, कुछ इस तरह का हमें मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है सबको। अगर रैंक ऑफ ए की बात करें तो रैंक ऑफ ए जो है, अगर आप इसको हाइड कर देते हो तो बाकी जो बचता है रैंक ऑफ ए जो कि 3 है। रैंक ऑफ अगर हम सी की बात करें तो रैंक ऑफ सी भी 1 2 3 है, तो ये भी क्या है 3 है। ठीक है ना, ये क्या है रैंक ऑफ सी है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, रैंक ऑफ सी भी 3 है। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर है, यानी कंसिस्टेंट हमें सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। और अब हमें देखना है नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, तो अगर हम चेक करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो नंबर ऑफ अननोन्स यानी कि एन क्या है, एन भी 3 है, तो हम सारे बराबर हैं, यानी कि हमें क्या मिलेगा, जब सब बराबर होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है। कैसे, आपके पास रिजल्ट है। अगर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो यूनिक सोल्यूशन के लिए यही है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर होगा और ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोग ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कंसिस्टेंसी को चेक करो, कंसिस्टेंसी तो चेक कर लिया, कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। फिर कह रहा है उसको सॉल्व भी करो, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो, सॉल्व मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, अगर आपने लिख लिया है तो थोड़ी सी स्पेस बना देते हैं और बाकी सबको गायब कर देते हैं, बाकी सबको गायब कर देते हैं। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए स्पेस थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस यहाँ से, आपके पास जगह होगा तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसके बाद का स्टेप यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। आप इस रिड्यूस मैट्रिक्स से क्या हम कर रहे हैं, फ्रॉम द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, ये जो रिड्यूस मैट्रिक्स है ना, यहाँ से आप ए और बी को स्प्लिट कर दो। तो ए साहब कैसे आपको दिखेंगे, 1 5 7 0 1 2 और 0 0 4 दिखेगा। किसका कोएफिशिएंट था ये, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का। देखो आपने शुरू में लिखा होगा ए एक्स इजिकल टू बी के फॉर्म में हर एक मैट्रिक्स होता है, तो वापस हम ए एक्स इजिकल टू बी लाते हैं। एक्स है क्या, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, ठीक है ना, इजिकल टू बी। बी क्या है, बी का रिड्यूस फॉर्म क्या है वो इंपॉर्टेंट है। बी का रिड्यूस फॉर्म ये है 15 5 16, ठीक है जी। अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो x प्लस 5y प्लस 7z होगा और ये किसके बराबर है, फर्स्ट रो किसके बराबर है, 15 के बराबर है, तो 15 के बराबर है। सेकंड अगर आप देखोगे तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सेकंड रो में एक्स वाई जेड का तो ये हो जाएगा y प्लस 2z हो जाएगा। और ये राइट हैंड साइड में सेकंड रो में क्या है, 5 है। इस तरह से थर्ड रो में देखोगे तो आपको सिर्फ 4z मिलेगा और थर्ड रो में क्या है, 16 है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि बिल्कुल थर्ड रो को पकड़ोगे तो z इजिकल टू 4 मिल गया। इस थर्ड रो की वैल्यू अगर आप सेकंड रो में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y इजिकल टू -3 मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रख दोगे x और y की, सॉरी y और z की, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको -15 यहाँ पे हो जाएगा, -15 और ये हो जाएगा 28, ठीक है ना, 28। फिर से देख लेते हैं, -15 हुआ ये और ये हो गया 28। अगर आप सॉल्व करते हो तो x इजिकल टू 2 आ जाता है। तो कुल मिला के हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है x इजिकल टू 2, y इजिकल टू -3 और z इजिकल टू 4 और यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। सिस्टम कंसिस्टेंट था, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम लोग ने कंपेयर किया एन से तो यूनिक सोल्यूशन भी दे रहा था, यूनिक सोल्यूशन भी दे रहा था, ये भी अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमने जब देखा कि यूनिक सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन मिलने चाहिए, तो एक हमें एक यूनिक सोल्यूशन का सेट मिल रहा है ट्रिपलेट, जिसमें एक्स और वाई और जेड की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि आपने क्वेश्चन को सही किया गलत, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में रख दीजिए, तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस तरीके से कोई भी बच्चा चाहे तो वो अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं 1 2 3, ठीक है ना, विल हैव यूनिक सोल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन ये नॉन होमोजीनियस है, आप देख रहे हैं ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, तो इसका रैंक ऑफ ए, पहली बात तो रैंक ऑफ सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये एन क्या है, एक्स वाई जेड 3 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ होता है तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ठीक है जी, इन 3 कंडीशन को रख के ध्यान में करना है। लेकिन इन सब के पहले जो हमें करना है वो हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन में स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक सी को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। और सी कैसे होते हैं, फिर से ए और बी को क्लब करने पे हमें सी मिलता है। ठीक, तो हम लोग ए और बी को क्लब करने जा रहे हैं। ए अगर देखोगे तो 1 1 लैम्डा, बी अगर देखोगे तो 1 2 1, सी अगर देखोगे तो 4 - 2 और 1। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, 1 1 1, तो राइट हैंड साइड में 1 1 1 है। ठीक है, और एक रेड लाइन से इन दोनों को सेपरेट करता हुआ ये लाइन है ए और बी, जिससे अलग दिखें। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना है, इसके रिड्यूस फॉर्म के लिए हमें यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा। R2 और R3 को हमें जीरो करना है, ये भी जीरो, ये भी जीरो आ जाए। तो R2 और R3 के लिए हमारे पास फार्मूला होगा R2 - R1 और R3 - लैम्डा R1। आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अगर आप R2 - R1 करोगे तो सबसे पहले तो R1 में हम कोई भी चेंज नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, R2 में चेंज हो रहा है कैसे, R2 - R1 से 0 1 और -2 में से -4 गया तो -6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। R3 - लैम्डा R1, R1 में माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस लैम्डा 1 - लैम्डा हो जाएगा, ये अगर ऐड करोगे R3 के साथ ये हो जाएगा -4 लैम्डा, ऐड करोगे तो 1 - 4 लैम्डा आ जाएगा। और ये अगर आप देखते हो तो 1 - लैम्डा ऐसा आ जाएगा अगर आपने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया, जैसा कि पीछे के लेक्चर में हम लोग बहुत ही बखूबी सीखे और समझे थे। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस 1 के नीचे एक एलिमेंट 1 - लैम्डा है, नॉन जीरो एलिमेंट, यानी कि हम लोग R3 को भी जीरो कर सकते हैं। तो R3 को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं -1 - लैम्डा का मल्टीप्लाई R2 में कर दो। अगर इसका जस्ट अपोजिट -1 - लैम्डा का R2 में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा R3 में, तो R3 को जीरो कर देगा, R3 को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। आइए इसको करके देखते हैं। R1 में कोई भी चेंज नहीं, तो R1 के एलिमेंट को हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है ना, दोनों में एक ही लाइन डिफरेंस आपको लेके चलना है, उसको दिखा देते हैं। R2 में कोई बदलाव नहीं, तो R2 के एलिमेंट को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। लेकिन R3 में चेंज हो रहा है, और कैसे हो रहा है, R2 में पहले हम लोग -1 - लैम्डा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको R3 में ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर आप इसमें ऐड करोगे और इसमें ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 6 ये हो जाएगा। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिखने लगेगा 6 × 1 - लैम्डा, और इसको हमें क्या करना है, 6 × 1 - लैम्डा को हमें ऐड कर देना है 1 - 4 लैम्डा में। ठीक है ना, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका हो जाएगा 7 - 10 लैम्डा, 10 लैम्डा। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 1 और ये R2 में 0 ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 - लैम्डा ही रहेगा। तो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म आ गया मैट्रिक्स का। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहते तो ऐसे ओरली कर सकते थे, आपको समझाने के लिए वो लिख रखा था। अब मेरे पास लास्ट रो में सिर्फ अननोन क्वांटिटी लैम्डा है और 2 टर्म है यहाँ पे। एक जो वैल्यू है वो 7 - 10 लैम्डा है और दूसरा ये है। आप थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए, मेरे को यूनिक सोल्यूशन लाना है और यूनिक सोल्यूशन के लिए एक ही कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ ए 3 होना चाहिए। रैंक ऑफ ए 3 कब हो सकता है, जब तीनों की तीनों रो नॉन जीरो हो, यानी तीसरा रो भी जो हो वो नॉन जीरो हो। तो नॉन जीरो के लिए क्या जरूरी है कि 7 - 10 लैम्डा जो हो वो जीरो ना हो, तभी तो नॉन जीरो होगा। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन वी मस्ट रिक्वायर टू हैव 7 - 10 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा जो आपका होगा ना ये नॉट इक्वल टू 7/10 होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो पहला चीज़ हो गया। 1 - लैम्डा से कोई मतलब ही नहीं है। 1 - लैम्डा अगर 0 भी हो जाता है, चूँकि ये 0 नहीं हो रहा है, ये कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए 3 मिल जाता है, 4 मिल जाता है, मान लीजिए 3 मिल जाता है इसकी वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, तो जो ए का रैंक होगा ना वही सी का रैंक होगा, भले ही 1 - लैम्डा की जगह 0 आ जाए या नॉन जीरो रहे। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है मेरा मतलब इस वाले टर्म्स नहीं, सिर्फ इस वाले टर्म से होगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा कैन नॉट टेक 7/10 फॉर गेटिंग यूनिक सोल्यूशन, यानी इसके अलावा लैम्डा कोई वैल्यू ले सकता है सिवाय 7/10 के, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर बातें होंगी जब हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है ना, तब तक के लिए शुभ रात्रि।